नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे ख़ास मेहमान इंजीनियर दीपक, सरपंच गांव रूपगढ़ से हैं। सबसे पहले सरपंच साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी और इंजीनियर साहब, हमारे सीनियर जी। आप आए, कष्ट करके आए, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी। दर्शकों, हमारे साथ ऐसा नहीं कि इंजीनियर दीपक जी ही सरपंच हैं। हमारे साथ एक और अन्य सरपंच हैं जी, जुलानी से नरेश बुकल जी हैं। नरेश बुकल जी हैं, सरपंच साहब हैं जुलानी से। सरपंच साहब, आपका भी रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। हम हमारे गांव में स्वागत करते हैं। और मेरा नाम नरेश कुमार है, एसोसिएशन में प्रधान हूँ, गांव जुलानी सरपंच हूँ और आपका स्वागत करते हैं हम। जी, धन्यवाद। दर्शकों, कुछ चीज़ें जब आप उनको नज़दीक से जाकर देखते हैं तभी आपको समझ में आती है। मैंने बुकल साहब का नाम काफ़ी सुना है, चर्चाएं होती हैं, बड़े समाज सेवी और बहुत पढ़े लिखे ऊर्जावान सरपंच के रूप में इनका जिक्र चलता है। जिक्र उन्हीं का होता है जिनमें कुछ दम होता है। इसी प्रकार इंजीनियर दीपक जी जो सरपंच हैं, इंजीनियर होते हुए इन्होंने राजनीति में, जो राजनीति की प्रथम पाठशाला है, उसको दायित्व का निर्वहन करना चाहा। और हमारे पास कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं इंजीनियर दीपक जी। आप लोगों ने एक नया प्रयास किया, आप लोगों की एक पूरी टीम ने एक नया प्रयास किया। हम सुनते हैं कि उपराष्ट्रपति महोदय ने या संसद के अध्यक्ष ने सरपंचों को संसद भ्रमण के लिए उनको भेजा है निमंत्रण। लोग जाते हैं, सरपंच महिलाएं जाती हैं और पीछे कहने को एग्जाम्पल हैं, वो संसद भ्रमण करके आते हैं। लेकिन आप लोगों की इस टीम ने, मेरे पीछे सुनील जी बैठे हैं, सुनील जोगी जी हैं, कमाल का एक मुहिम आपने तैयार की। उस संसद को सरपंच से संसद भ्रमण तक ही आप सीमित नहीं रहे, आपने उसको सरपंच से राज्यसभा की सीढ़ियों तक ले जाने का आपने एक प्रयास किया, एक मन में विचार लेके आए। वो क्या प्रयास था? वो प्रयास किन्हीं कारणों से वो सिरे नहीं चढ़ पाया। लेकिन जब एक विचारों की एक क्रांति होती है, जो शुरुआत में एक विचार होता है वो एक बीज की तरीके से होता है। जैसे खेत में जब कोई बीज हम डाल देते हैं, उसका ये नहीं पता होता वो 1 वर्ष बाद पैदा होगा, 2 वर्ष बाद पैदा होगा, लेकिन निश्चित ये ज़रूर होता है वो बीज अंकुरित ज़रूर होता है। तो वो क्या बीज आपने राज्यसभा के लिए, हरियाणा की राज्यसभा एक सीट के लिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सुभाष बराला को अपना भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया, और आप लोगों ने ऐसा क्या एक उदाहरण पेश किया कि आप लोगों ने एक नई शुरुआत की कि सरपंच लोगों ने एक समर्थन जुटाने का प्रयास किया। आप उस समर्थन जुटाने के प्रयास में कुछ हद तक सफल भी हुए। हम दीपक जी से पूछते हैं, दीपक जी वो क्या प्रयास था जिसने एक पूरे हरियाणा के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में एक नई गाथा लिख दी है? पत्रकार महोदय जी, हम सभी सरपंच साथियों ने, जिसमें सुनील भाई के प्रतिनिधि ब्लॉक समिति और जो ये प्रधान जी है बुकल साहब, और हमारे सभी सरपंच साथियों ने ये प्लान किया कि क्यों न हमारे जो अधिकारों की लड़ाई है वो हम लोग संसद में जाके लड़े। तभी क्या वाक्य हुआ कि सरपंच एक छोटे गांव के प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटर होते हैं। तो क्या है कि बहुत सारे हमने आंदोलन लड़े, कई दिन लड़े, पर सरकार ने टस से मस नहीं किया। कुछ भी आज तक न पेंशन बढ़ाई है, न कोई और अधिकार दिए हैं, यूँ के यूँ टस के मस, यूँ के यूँ चीज़ें पड़ी हैं जी। तो हम सभी सरपंच साथियों ने सोचा कि क्यों न हमारा प्रतिनिधि, हमारे अपने में से, सरपंचों में से किसी एक सरपंच साथी को राज्यसभा में भेजा जाए। वो क्यों भेजा जाए कि बीजेपी ने तो अपना कैंडिडेट उतार दिया, सुभाष बराला, पर कांग्रेस ने वहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, न दूसरी पार्टियों ने उतारा। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जो गट्ठा मट्ठा है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, सब एक है। क्या बात है, सब एक ही है। चट्टा आपने मैदान को खाली छोड़ दिया, विदाउट प्रतिद्वंदी दिए। हार जीत तो एक विषय अलग है, लेकिन कम से कम आपने प्रतिद्वंदी तो उतारते। तो हम ये समझते हैं कि बीजेपी की बी टीम ही है कांग्रेस, कोई अलग नहीं है उससे। यानी उसने भी अधिकार नहीं देना, क्योंकि उसको हमने रैली में बुलाया था।
उसने विधानसभा के अंदर कोई भी सरपंचों का, हमारे चाहे भूपेंद्र हुड्डा है, चाहे कोई और भी मंत्री है, किसी ने हमारा कोई मुद्दा नहीं उठाया, न गांव के सुधारों का उठाया, न कुछ और कि भाई ग्रांट फालतू दे या फिर और ज़्यादा तेज़ी से ये विकास कैसे कर सकते। किसी भी मामले में किसी भी विधानसभा के मेंबर ने हमारे अधिकार नहीं उठाए। इस वजह से हम सभी सरपंचों ने तंग होकर राज्यसभा में पहुंचाने के लिए अपना कार्य किया। उसमें हम लोग इसलिए नॉमिनेशंस नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास किसी भी एमएलए ने रिकमेंडेशन नहीं दिया, जिसकी वजह से हम लोग नहीं फॉर्म फिल कर पाए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे हरियाणा का, कि पढ़े लिखे सरपंचों को कोई भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही जो चुनिंदा मंडली है वही आपस में मिल बांट के खा रही है। किसी नए युवा साथी को, किसी सरपंच साथी को आगे बढ़ाने का कोई कार्य नहीं कर रही, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी या कोई और पार्टी है। मैं बुकल साहब जी से जानना चाहूँ। बुकल जी, आपने अनेकों सरकारें देखी हैं, अनेकों सरकारों को बनाया है, वोट दिए हैं। जब बतौर सरपंच और आपने एक नई मुहिम जारी रखी, शुरुआत की, एक नया आगाज़ किया, जब हम राजनेताओं को वर्षों हम वोट देते आए, क्या एक बार वोट मांगने का आप लोगों का अधिकार था? आप लोगों ने आवेदन निवेदन उनसे किया, तो कितने विधायकों का आप समर्थन जुटा पाए? क्या वो संख्या 0 है या वो संख्या 1, 2, 3, 4, 5? अगर 10 होती तो आज ये कैंडिडेट जो इंजीनियर दीपक जी जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इस समय नामांकन की स्थिति में होते, आज ये नामांकन भरने के लिए चंडीगढ़ होते। तो बुकल साहब, क्या स्थिति आप महसूस करते हैं? आप तो हमेशा वोट देते रहे, जब सरपंचों ने एक नई मुहिम तैयार की, आप उन नेताओं के वोट लेने में कहीं ना कहीं असफल दिखे? बहुत सही बात पूछी आपने। बात ऐसी है सर, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो एमएलए एमपीज हैं या कोई भी है सरकार के, जो फिलहाल है, समर्थन देने की बात ज़रूर कही लेकिन समर्थन नहीं दिया। उन्होंने हमारा दुर्व्यवहार ही किया है। जहाँ रही बात बीजेपी की तो आप इनकी प्रशंसा तो हम करेंगे नहीं, बिल्कुल भी, किसी भी कड़ी निंदा ही करेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हमारा कोई सरपंच साथी राज्यसभा सांसद चुन के ऊपर जाए और वहाँ पे सरपंचों की हक की लड़ाई लड़े, सरपंचों की आवाज़ उठाए, गांव के विकास के मुद्दों की बात करे। क्योंकि एक सरपंच ही है जिसको ये पता है कि गांव के विकास कार्यों को कैसे किया जा सकता है। ये पत्रकार महोदय, मैं आपको अच्छी तरह बता देता हूँ। आपको पता होगा कि जिस गांव से आप निकलते हैं वहाँ की गलियों के, रास्तों का, नालियों का जैसे जैसे विकास हो रहा है वो किसको पता होता है? एक सरपंच को पता होता है। सरपंच ही एक मुख्यमंत्री से भी ऊपर होता है, ये सबको पता है जी। छोटी सरकार कहने को छोटी सरकार है, लेकिन सबसे पहली सरकार है सरपंच जी, ठीक है सर। और लेकिन हमने माननीय महोदय प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था, सभी को लिखा था, हमें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, किसी भी सरपंच को किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। इन्होंने कहा पढ़े लिखे सरपंच सत्ता में आए और अपने गांव का विकास करवाएं। हम पढ़े लिखे भी हैं, क्वालिटी वाइज भी हैं, सब हर चीज़ है। मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं, कोई भी सरपंच नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया कि हमारे को हर जगह से गुमराह किया हुआ है। इन्होंने क्या ई टेंडरिंग लागू की। ई टेंडरिंग में मैं अभी सभी सरपंचों ने समर्थन कर दिया, चलो जैसे भी है गांव का विकास होना चाहिए, हम इनके साथ हैं। लेकिन ई टेंडरिंग में भी आज तक ब्लॉक जींद के अंदर 66 पंचायतें आती हैं, किसी भी एक भी पंचायत का, 1-2 पंचायत को छोड़ के अन्य पंचायतों में किसी के भी टेंडर नहीं लगे हैं जी। ये मुद्दा पहला है हमारा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 50% पंचायत का जो आमदनी है, जो खुद की पंचायत की आमदनी है या सरकार के टोटल जो हमारे को ग्रांटें मिलती हैं या किसी भी पीआरआई की स्कीम है या एसएफसी की स्कीम है, उस पैसे को, टोटल पैसे को आप 50% खर्च सकते हैं। मान भी लिया, हम मान लेते, चलो वो भी हमने स्वीकार किया। स्वीकार करने का मतलब क्या? किसी पंचायत में आता है 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए लगाएगा, लिमिट वही रही 5 लाख की जी, एक सालाना की। दूसरी, एक छोटा गांव है जिसमें गारंटी नहीं आती, उसमें 10 से 12 लाख रुपए सालाना आते हैं जी। अगर वो 50% यूज करता तो 12 लाख में से 6 लाख रुपए लगा पाएगा। अब वो विकास कहाँ से कर पाएगा? क्यों ना आप सरपंच को फुल पावर दे के फुल फ्लैग छोड़ देते। घोटाले तो आप लोग भी कर रहे हैं जी। सरपंच तो कोई घोटाला ही नहीं करता, सरपंच तो घोटाला करता गांव वाले बोल देते हैं जी। अगर तुम घोटाले कर, तुम्हारे कौन बोलता है? इनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी मिली भगती होती है, इन्हीं के ठेकेदार होते हैं, इन्हीं का सारा सिस्टम होता है।
और पत्रकार महोदय, चलो हमारे से 19-21 अगर विफल तो हम अभी नहीं हुए, प्रयास तो हमारा जारी रहेगा जी। विधानसभा ये मतलब राज्यसभा छुट्टी हमारे से कोई बात नहीं है। आने वाले समय में कोई ना कोई सरपंच भाई विधायक का इलेक्शन जरूर लड़ेगा। क्या बात है। ये दर्शकों एक घोषणा, ये जो कहते हैं ना भीष्म प्रतिज्ञा के रूप में एक दृढ़ निश्चय जरूर नज़र आता है सरपंचों का कि इन्होंने, ठीक है, राज्यसभा में जिन 10 विधायकों का समर्थन की आवश्यकता होती है आपको आवेदन करने के लिए, राज्यसभा के नॉमिनेशन करने के लिए, वो आंकड़ा ये नहीं जुटा पाए, लेकिन इन लोगों का लक्ष्य मछली की आँख एक निर्धारित है इनकी, और इनका अगला लक्ष्य 2024 का जो विधानसभा हरियाणा प्रदेश का इलेक्शन होना है, वहाँ ये सरपंच एसोसिएशन प्रदेश भर की अपने प्रतिनिधि भेजकर विधानसभा में अपनी राजनीति में ताल ठोकने की तैयारी की एक शुरुआत भर है। अभी हमारे साथ मैं चर्चा में शामिल करूँगा श्री सुनील जोगी जी को। मैं चर्चा कर रहा था राज्यसभा सीट का, जिसका अभी कुछ दिनों में रिजल्ट भी आना है। इस पूरी कहानी के सूत्रधार, इसके नीतिकार भाई सुनील जोगी जी हैं। आपके पास क्या पद है और आपने ये विचार मन में कैसे आया सुनील जी? देखिए पत्रकार साथी, जो आज राज्यसभा के लिए एक सरपंच साथी दीपक रूपगढ़ जो नॉमिनेशन के लिए हमने प्रयास किया, ये सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक छोटा सा प्रयास है। और मैं कहता हूँ कि ये छोटा सा प्रयास हमारा नहीं है, ये हमारे 2 करोड़ वोटर जो हैं, 1 करोड़ 90 लाख जो वोटर हैं उनका है जी। क्योंकि जो 90 विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि विधायक हैं, उनको मैंने पत्राचार के माध्यम से पिछले 1 महीने से प्रयास चल रहा था। हाँ। उनको यही कहकर हमने अपील की थी कि मैं हरियाणा की जनता जिन्होंने आपको चुनकर भेजा है, आप हमें समर्थन करें, हमें सपोर्ट करें कि हमारा पंचायती राज संस्थाओं का, जिसमें 6200 पंचायतें, आपकी सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, 143 जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, वाइस चेयरमैन हैं, जिला परिषद के सदस्य साथी हैं। अब की बार एक प्रयास मेरा ये था कि सबसे चर्चा करके प्रदेश स्तरीय मीटिंग का भी आयोजन किया गया यहाँ पे। उन सब से बुला के यही सबका सलाह थी कि भाई जींद जिला से आप प्रयास करो, शुरुआत करो, हम सब आपके साथ हैं। और हमारा विज़न क्या था? विज़न ये था कि हम पंचायती राज संस्थाओं का एक प्रतिनिधित्व हमारी जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें भेजना चाहते थे जी। इसके लिए हमने प्रयास किया और प्रयास बहुत हद तक सफल रहा। और वर्तमान स्थिति में मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने सत्ता दल और विपक्ष भी इसे संपर्क साधने का प्रयास किया। और कोई शीर्ष नेतृत्व का अधिकारी इन संगठनों का ये नहीं कह सकता कि हमारे को नहीं कहा गया। हमारा प्रयास ये था कि आम जनता के जो दिनचर्या के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन विषयों पर हम उन चीज़ों का अनुभव करते हैं, क्यों ना उन चीज़ों के लिए हम राज्यसभा में जाएं और एक सरपंच साथी को राज्यसभा में भेजने का प्रयास करें। तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण की पहली कड़ी है और इस पहली कड़ी में हम बहुत हद तक सफल हुए हैं। जो 10 का आंकड़े की बात थी, उसमें हमने कुछ निर्दलीय साथी और कुछ सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के साथियों का बस 1 या 2 का आंकड़ा ही हम नहीं चुन पाए। और गजब की बात आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो लोकतंत्र की असली हत्या तो ये राजनीतिक दलों ने कर रखी है, क्योंकि इनके विधायक कहते हैं कि जो ऊपर से हाईकमान से ऑर्डर आएगा हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे। अरे आपको चुनकर भेज रखा है, उन चीज़ का बाकायदा मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। स्वतंत्र नहीं है वो अपने निर्णय लेने में, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो हमारी पार्टी हाईकमान तय करती है, जिसका भी नाम देगी। अगर इसका मतलब तो ये है कि पार्टी हाईकमान पूंजीपतियों का गधा घोड़ा, जो बकरी, जो भी जिसको भी ये बोलेगी कि भाई इसको बनाना है तो उसी को बना दिया जाता है। तो एमएलए तो यहाँ स्वतंत्र नहीं है। तो ये तो विषय तो ये होगा कि 2 करोड़ जनता के जो वोटर 90 विधानसभाओं में भेजते हैं वो स्वतंत्र नहीं है।
इससे तो अच्छा है कि फिर हरियाणा में सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, तो आप अपने निर्दलीय उम्मीदवारों को चुन के भेजो। कम से कम वो जो निर्दलीय उम्मीदवारों ने हमें समर्थन जो दिया वो इतना तो स्वतंत्र थे कि अपनी कलम से ये कह सकते थे हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। और जो पार्टी सत्ताधारी पार्टियां हैं वो तो कहती कि हमारे यहाँ हाईकमान जो फैसला करेंगे हम तैयार हैं। तो यहाँ ये भी विषय होता है। तो हमारा प्रयास बहुत अच्छा सफल रहा। बस कुछ कारण ये भी रहा कि जो ये इंटरनेट बंद करने की वजह से हम जो लगातार कम्युनिकेशन जो कर पा रहे थे वो आपका कहीं ना कहीं टूट गया। हमारे सरपंच साथियों से या ब्लॉक समिति के चेयरमैन जो दूसरे समर्थन जुटाने के लिए जिन्होंने प्रयास किया था, लेकिन आप सबका प्रयास बहुत अच्छा रहा। पहली बार हमने कम से कम पहली बार इतिहास में पूरे भारतवर्ष में हमने ये प्रयास किया कि दीपक रूपगढ़ ने राज्यसभा के लिए एक आम वर्तमान सत्ता पार्टी कहती है कि अंत्योदय की भावना, अंतिम से वंचित तक जो आखिरी लाइन में खड़ा है, पहली बार किसी साथी ने प्रयास किया है कि ग्रामीण आंचल से निकलकर राज्यसभा तक नॉमिनेशन की दौड़ में दौड़ने का प्रयास किया है। लेकिन जनता कैसे विश्वास करे आपकी इस बात पर कि इन्होंने दौड़ने का प्रयास किया? जनता तो वो जो आंकड़े जो आप जिन 2 नंबर से आप जो पीछे रहे, इकाई और दहाई का अंक जो चाहिए होता है नॉमिनेशन करने के लिए, वो जो 2 अंक आप नहीं छू पाए, लेकिन वो 8 अंक क्या है आपने बातों बातों में इशारा तो कर दिया। निर्दलीय और सत्ता और विपक्ष के कुछ लोग, उस पर जनता कैसे विश्वास करे कि वास्तव में सुनील जी के पास वो 8 लोग, वो आंकड़ा आपके पास था? वर्तमान की स्थिति ऐसी व्यवस्था बनी पड़ी है कि उन राजनीतिक दलों में भी कि आने वाले कुछ ही समय में, आने वाले अगले सप्ताह में या मतलब 10 या 15-20 दिन, महीना, इस लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश में कुछ ऐसी व्यवस्था बनने वाली है कि वो लोग जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जिनको आप विधायक कर रहे हो, उनका दम घुटने लगा और वो निकल के भागेंगे। हो सकता है यहाँ पर सरकार का तख्ता पलट भी हो जाए। मैं एक आम नागरिक होने के नाते ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं आप? वो आ गया रिवॉल्यूशन, सत्ता का विकेंद्रीकरण का शुरुआत हो चुकी है। और इसका मतलब अब ना तो पक्ष, क्योंकि है ना सत्ताधारी जो सरकार है वो भी मजबूत नहीं है, वो भी लोगों की भावनाओं को दबाने का काम करती है, और विपक्ष भी मजबूत नहीं है। तो अब तो कोई तीसरा ही विकल्प मतलब बनने वाला है। और ये सरपंच साथी ने जो प्रयास किया वो ज़बरदस्त है। और रही बात जनता को विश्वास दिलाने की, ये जनता को विश्वास हम आंकड़ों से नहीं, आने वाले समय में हो सकता है सरकार का तख्ता पलट हो जाए और जनता के सामने सब कुछ आ जाए कि वो क्या बात है। हमने उन विधायकों को फिर ये भी अपील की है कि आप आज हमें समर्थन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास लोकतंत्र की प्रणाली के हिसाब से पार्टी का दबाव है, आप इसका तो निकल आइए, इस पार्टी की दलदल से निकल आइए। हम आपको हो सकता है कोई नया विकल्प हम तैयार करें, और ऐसा विकल्प तैयार करें उसमें ये कहें कि आप किसी को वोट दो, आप स्वतंत्र हो, हम आप पर ये पाबंदी ना लगाएं। तो इसकी रणनीति, उसकी व्यवस्था आने वाले समय में सारे पंचायती राज संस्थाओं साथियों, इसमें पंचायती राज संस्था के सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद नहीं, अलग अलग संगठन जो अपने अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई आशा वर्कर का है, आंगनबाड़ी वर्कर का है, मिड डे मील का है, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, आज सभी तो अपनी संघर्ष समिति बना कर तंग हो चुके हैं। तो हमने तो इसको नाम दिया है दीपक भाई साहब के नेतृत्व में संयुक्त संघर्ष समिति हरियाणा, टीम हरियाणा। हम तो एक हरियाणा की टीम ज़बरदस्त तैयार करेंगे और उसमें इतना ज़बरदस्त जन समर्थन जो इन सत्तादल पार्टियों से ऊब चुके हैं। अब हम किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं करवाएंगे, हम आपको मुक्त करवाएंगे। हम कहेंगे कि वोटर को ये एक नारा लेकर हम चलेंगे कि हम स्वतंत्र हैं, हम किसी पार्टी के ना तो कोई प्राथमिक सदस्य हैं। हम अब ये देखना चाहते हैं कि कितनी पार्टियों के तो उनके कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं कि हमारे मेंबर हैं, और हम लोगों को स्वतंत्र बनाएंगे। हम कहेंगे कि हम किसी के दबाव में नहीं हैं, हम तो स्वतंत्र हैं, अपना वोट डालने के लिए स्वतंत्र हैं। सुनील जी आपने बहुत बड़ी एक बात और एक धमाकेदार बात आपने कह दी कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के भी कुछ आसार दिख रहे हैं। आपकी बातों में कुछ दम इसलिए नज़र आता है, अभी पीछे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि अभी जो विधानसभा सत्र आएगा तो कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगी। मेरे को आपकी इन बातों में थोड़ा हाँ दम इसलिए नज़र आता है, वही अविश्वास प्रस्ताव वहाँ से इतने बड़े राजनेता की तरफ से, वहीं दूसरी ओर जो एक नीतिकार, चाणक्य नीति के ज्ञाता के रूप में जो आपने एक नया प्रयास, एक नई मुहिम, एक नए बीज को अंकुरित होने के लिए एक ज़मीन दी आपने और एक नया प्रयास आपने किया,
क्या इसमें कुछ आपको वास्तव में लगता है कि कुछ नया होने वाला है? देखिए, ये धरातल की बात है। सरपंच साथी की अगुवाई में जो हमने प्रयास किया है, पहले तो हमने सारे सरपंच साथियों से इस पर चर्चा की है कि हमने सदन से सड़क से सदन तक जाना चाहिए, ब्लॉक समिति के, जिला परिषद सबसे चर्चा करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि किसी भी सत्ता दल और विपक्ष को हमने नहीं छोड़ा कि शीर्ष नेतृत्व का हमने चर्चा नहीं की। जितने भी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है ना, विधायक जिनको करें, उनका दम घुट रहा है। वहाँ पार्टियों में ज़रूर हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम इस चीज़ के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। तो इसका आप कुछ भी अंदाज़ा लगाइए कि तीसरा पहलू होना चाहिए, कोई मतलब एक स्टैंड, कोई ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। तो सब तैयार हैं। आप तो अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हो, आने वाले समय में लाने की बात कर रहे हो, शाम से पहले आप तैयार कीजिए व्यवस्था, तो बहुत कुछ हो सकता है और ये होगा। ये हरियाणा प्रदेश में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उन्हीं का वो कह रहे हैं कि हम इस व्यवस्था से ऊब चुके हैं, इस व्यवस्था से ऊब चुके हैं, क्योंकि लोग तो वोट लोकतंत्र का अधिकार समझ के वोट डालते हैं, लेकिन लोकतंत्र का हनन हो रहा है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टियां उनका शोषण कर रही हैं, लोकतंत्र में उनको घुटने पर मजबूर कर रही हैं, क्योंकि उनको अधिकार ही नहीं है कि आप जो हाईकमान ऊपर से भेजता है कि इसको आपने वोट करना है तो वो उसी को वोट करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात सुनील जी ने कही। मैं इंजीनियर दीपक जी से जानना चाहूँगा। दीपक जी, आपने प्रथम प्रयास किया और एक नई शुरुआत की, इसको आप असफलता के रूप में देखते हैं या एक भविष्य की सफलता के लिए आपने बीज बो दिया? क्या कोई ऐसी आप मांग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आप करते हैं कि जो एक आंकड़ा, ये जो गिनती है 10 विधायक का, क्या इस आंकड़े को हम क्या सरपंचों की कोई आंकड़े से रिप्लेस कर सकते हैं? वहाँ भी कोई ऑप्शन दी जा सकती है कि इतने सरपंचों, इतने ब्लॉक समिति चेयरमैन, इतने लोगों के हस्ताक्षर करके भी एक नया रास्ता राज्यसभा सीट तक जाने का एक बन सकता है? पत्रकार महोदय जी, बड़ी अच्छी बात कही है आपने कि वो यह खासकर फ़िलहाल तक हमारे कोई आइडिया नहीं था कि इस तरह की भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि जो इन्होंने बाउंडेशन डाल रखी है कि 10 विधायक होने चाहिए, इसका सीधा सीधा मतलब ये है, जैसे 550 के करीब तो लोकसभा से होते हैं और 250 के करीब होते हैं इसमें, यानी 50% इन लोगों ने अपना रिजर्व करके रखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अपनी संसद के अंदर भी ऐसा तरीका बांधा हुआ है हमारे संविधान बनाने वालों ने भी और अप्लाई करने वालों ने भी कि आधी तरक्की तो सिर्फ उन्हीं के नाम है जो बनते हैं, यानी उनका वास्तव में कोई लेना देना नहीं है। जैसे सुनील जी ने बोला कि लास्ट तक अंत्योदय, लास्ट तक पहुंचने का, क्योंकि वो आपस में ही मिल बांट के खा रही हैं। भाई 550 सीट लोकसभा की, 250 सीटें सिर्फ राज्यसभा की हैं, यानी 50% हैं। तो ये वो रिजर्व हैं जो विधानसभा के मेंबरों के द्वारा ही होती है, तो जिसमें आम आदमी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है सरासर गलत पॉलिसी है ये, जनता द्वारा चुने हुए आना चाहिए। दूसरी बात ये आपने बहुत अच्छा कहा कि भाई पंचायती उम्मीदवारों से, सरपंचों से, ब्लॉक समिति मेंबरों से या जिला परिषद से भी ये रिकमेंडेशन होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है जी। ये हम आगे अपनी जो भी अधिकार मांगेंगे उसमें हम इसका जिक्र ज़रूर करेंगे। और इस चीज़ का जो ये राज्यसभा में जाने का प्रस्ताव है, इसका क्रेडिट मेरा नहीं है, सुनील भाई का है जी। इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास करे हैं और ये इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, इतने ज़्यादा प्रोग्रेसिव माइंडसेट है इनका कि ये हमेशा सोचते हैं कि गरीब से गरीब तबका की जो वैल्यू है वो ऊंची उठ के जाए। क्या बात है। ठीक है ना। मैं इनका बहुत तगड़ा वो हूँ, भगत हूँ या साथी हूँ, मैं इनका सपोर्टर हूँ, क्योंकि ये कोई भी अच्छा मुद्दा लेके आते हैं मैं इनके साथ हूँ। जहाँ मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इनके साथ हूँ। रही बात, मैं अपनी तरफ से भी कुछ न कुछ गांव में एक्टिविटी करता रहता हूँ, साथियों के साथ मिलके करता रहता हूँ। बाकी इस राज्यसभा की जो इनिशिएटिव है वो सुनील भाई की है, हम उसमें एक पार्टिसिपेटर हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जी पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे भारत के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर एक क्रांति की, विचारों की और समझ की बढ़नी चाहिए, क्रांति बढ़नी चाहिए। जैसे रिवोल्यूशन आपका चैनल है, ऐसी रिवोल्यूशन, ऐसी क्रांति दुनिया के अंदर आनी चाहिए।
अमीर गरीब का भेद मिटना चाहिए, लोगों के अंदर एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट आना चाहिए और ऐसी बाउंडेशन जो लगी हुई है हटनी चाहिए। जी आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। 2024 का आगाज़ हो चुका है और जिस प्रकार से सुनील जी और इंजीनियर दीपक जी जो एक जाति पाति से ऊपर उठकर भाईचारा समरसता को ध्यान में रखते हुए अंत्योदय के विषय को भी अपने मिशन में लेते हुए और जिस प्रकार का इन्होंने कहा कि एक नया मंच हरियाणा प्रदेश की राजनीति को मिलने जा रहा है, जहां योग्य उम्मीदवार ये मैदान में उतारने जा रहे हैं, वहां किसी भी उम्मीदवार को बाउंडेशन नहीं होगी, वो अपने निर्णय लेने पर स्वतंत्र होगा, योग्य उम्मीदवार को ही वोट करेगा। ऐसा नहीं कि पार्टी लाइन की गरिमा में बंद कर गलत और सही में निर्णय ना कर पाए, उसमें गलत और सही का फैसला ना कर पाए। ऐसा मंच मुहैया कराने का एक विचार, एक बीज जमीन में बो दिया है। भविष्य में आप इस बीज पर उगते हुए अनेकों खुशबूदार फूलों को आप देखेंगे और भविष्य का जो आज ये असफलता का जो एक अध्याय लिखा गया है, मेरा ये दावा है, दृढ़ विश्वास भी है, ये असफलता का अध्याय भविष्य के किसी वर्ष में सफलता का अध्याय बनेगा। और आप इस एपिसोड को अवश्य देखेंगे कि इस असफलता की कहानी की शुरुआत वहाँ हुई थी और सफलता की शुरुआत वहाँ जाकर अंत होगा। ऐसे एक नया प्रयास, एक नया विजन लेके चले हैं। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।